हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड, इसकी शुरुआत मानी जाती है 1913 में राजा हरिश्चंद्र मूवी के साथ। एंड ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड का लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग रहा है। बॉलीवुड ने हमें दी है आइकॉनिक मूवीज, आइकॉनिक डायलॉग्स। में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम विजय, दीनानाथ, जॉन। Don't angry me. और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। I hate you. एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सुपरस्टार्स और हेयर स्टाइल्स, इसने इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट भी किया है। You should be born in India because that's the place you should be in while you're doing films. बट वॉट इफ आई टेल यू कि अभी वो सेम 100 साल पुरानी इंडस्ट्री अपनी खुद की आइडेंटिटी को ढूंढने में लगी हुई है। Before the pandemic of 2020, Bollywood was thriving in terms of revenue. For example, in 2019, it did a gross collection of almost 4,800 crores. And इसमें सबसे खास बात ये थी कि this revenue was distributed across movie of multiple genres. From action, romance, comedy, patriotic, drama, etc. हर जनर अच्छी कमाई कर रहा था, इस वजह से हर जॉनर की मूवी भी बन रही थी। But after the pandemic, Bollywood is facing rejection for its movies one after the other. एंड अगर नोटेबल्स की बात करूँ तो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, नाट पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, रनवे 34, किसी का भाई किसी की जान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैदान, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट पेंडेमिक में ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड की हालत अभी ऐसी हो रखी है? चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। ये पॉइंट आपको बहुत सुना हुआ एंड बेसिक लगेगा और मुझे भी स्टार्ट में ऐसा ही लगा था, बट जब मैंने और रिसर्च करी तो ये पाया कि जितनी भी बॉलीवुड के साथ में इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं पर इससे लिंक हो रहे हैं। इन शॉर्ट, ड्यूरिंग द पैंडेमिक लोगों ने सैटेलाइट एंड ओटीटी पर हैविली साउथ इंडियन सिनेमा को कंज्यूम किया है। एंड इसको अगर लिस्ट डाउन करें तो ये आती है तेलुगु मूवीज बेस्ड अराउंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तमिल मूवीज बेस्ड अराउंड तमिलनाडु, कन्नड़ मूवीज बेस्ड अराउंड कर्नाटका एंड मलयालम मूवीज बेस्ड अराउंड केरला। एंड वैसे तो प्री पैंडेमिक भी ये मूवी सैटेलाइट पर खूब आती थी, बट इनकी ऑडियंस लिमिटेड ही थी और जो थी वो भी इनको एक अच्छे लेंस से नहीं देखती थी। लाइक उस टाइम पर साउथ सिनेमा एज अ होल को मजाक के तौर पर ही लिया जाता था। लोग इन मूवीज को मोस्टली टीवी पर ही देखा करते थे एंड थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ओनली बॉलीवुड। बट सदर्न मूवीज का एक फैक्टर ये रहा है कि वो रूट से जुड़ी फिल्में ज़्यादा बनाते हैं, जिसमें कि आपको एक पूरी फैमिली दिखेगी, गुड वर्सेस इविल की लड़ाई दिखेगी एंड फैमिली ऑडियंस से कनेक्ट करेगी। एंड पेंडेमिक के टाइम पर यही फैक्टर काम कर गया। फैमिलीज़ ने साथ में बैठकर ये मूवीज़ देखना स्टार्ट करी एंड बॉलीवुड फिल्मों में जो ज़मीन से जुड़ाव मिसिंग था वो सदर्न मूवीज़ में काफ़ी था। एंड पेंडेमिक जैसे डिप्रेसिंग टाइम्स में लोगों को ऐसी ही फिल्में देखनी थी जो कि फालतू की प्रीचिंग ना करके प्योर अनअडल्ट्रेटेड एंटरटेनमेंट दे सके। 1.5 साल बाद जब सिनेमाज रीओपन होते हैं तो लोगों के पास 2 तरह के ऑप्शंस थे। आमिर खान की 3 घंटे की बैडली एक्टेड फॉरेस्ट गम का रिमेक, अक्षय कुमार की जिगरथंडा का बैडली डायरेक्टेड रिमेक, सलमान भाई की वीरम का रिमेक, या फिर एस राजामौली की RRR, KGF 2, पुष्पा 2। ऑडियंस का इंटरेस्ट क्लियर था, उनको अच्छी और एंटरटेनिंग फिल्में देखनी थी, ना कि रीमेक्स। ऑडियंस का टेस्ट भी चेंज हुआ एंड सिंस उन्होंने काफ़ी सदर्न मूवीज कंज्यूम करी तो बॉलीवुड जो उनके रिमेक्स बना रहा था वो सारे के सारे फ्लॉप हुए। बॉलीवुड में अगर बैंकेबल फेसेस की बात की जाए तो आज भी 90s एंड 2000 से एक्टर्स का बैच ही एक्टिव है। 2010s और 2020s में लॉन्च फेसेस में कुछ एक ही ऐसे हैं जिन पर सही में कोई बड़ी मूवी बैंक रोल की जा सकती है एंड इनमें से भी अभी विक्की और कार्तिक ही सबसे ज़्यादा रिलायबल है। और अगर 2020s की बात करूँ तो उसमें तो किसी का नाम याद भी नहीं आएंगे। एंड वन थिंग टू पॉइंट हियर कि इसमें मैंने फीमेल फेसेस इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मानो या ना मानो बट आज भी एक हीरोइन के नाम पर कोई बड़े बजट की मूवी बैंक रोल नहीं करी जाएगी। सेम गोज विद डायरेक्टर एज वेल।
संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी, सिद्धार्थ आनंद एटसेट्रा। कोई नए फेसेस ऐसे नहीं आए जिन्होंने रीसेंट में आकर अपनी अलग पहचान बनाई हो। जैसे तेलुगु सिनेमा से संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने आज तक ओनली 3 फिल्में बनाई हैं, बट आज उनके साथ काम करने के लिए प्रोडक्शन हाउसेस के लाइन है। ऐसा इन्फ्लुएंस बॉलीवुड में किसी भी नए चेहरे का नहीं है। और ऐसे में फिर आ जाती है प्रॉब्लम आउटडेटेड कंटेंट की, जो कि रोहित शेट्टी के साथ में देखने को मिला है। एंड मूवीज़ अगर टाइम के साथ में इवॉल्व नहीं हो रही है तो वो गर्त में जा रही है। एंड नए फेसेस ना आने का एक बड़ा रीज़न नेपोटिज्म भी है। बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस ने इन अ वे किलाबंदी कर ली है। वो न्यू फेसेस को मौका देना ही नहीं चाह रहे। जानवी कपूर की भले ही हर मूवी में एक्टिंग की बुराई हो, बट फिर भी उन्हें फिल्में मिलेंगी। केसरी चैप्टर 2 जैसी सेंसिटिव एंड कंटेंट ओरिएंटेड मूवी में अनन्या पांडे को कास्ट किया जाएगा। ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट एडवांटेजेस, वी डोंट नो। पानीपत में ऑफ ऑल अर्जुन कपूर को कास्ट करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट मेजरली ये लोग फेल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ नेपोटिज्म को ही हर बार चांस देंगे। और अगर आप 10-15 फिल्में कर चुके हैं तो खराब से खराब एक्टर भी थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ही लेगा। और ऐसे में उनकी PR उससे ठीक ठाक एक्टिंग को इम्प्रूवमेंट का नाम देकर अपना कैंपेन स्टार्ट करेगा। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और डायरेक्टर्स इनको ऐसे चाहिए जो कि इनके अकॉर्डिंग काम करे बस, या फिर ये लोग सदर्न क्रिएटर्स को बुलवाकर अपनी फिल्में बनवाएंगे। जब अहमद खान ने हीरोपंती 2 जैसी फ्लॉप दी है तो ऐसा क्यों है कि उनसे ही वेलकम 3 भी बनवाए? क्यों ना राजन DK जैसे क्रिएटर्स को मौका दिया जाए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। जब तक बॉलीवुड इन चीज़ों पर काम नहीं करेगा तब तक उनको रिजेक्शन ही मिलेगा। पैंडेमिक के बाद से OTT प्लेटफॉर्म्स ने ऑडियंस इंटरेस्ट एंड फिल्म मेकिंग दोनों को इन्फ्लुएंस किया है। एंड ये स्पेसिफिक टू बॉलीवुड नहीं है, ऑल ओवर इंडियन सिनेमा का सेम सिनेरियो रहा है। बिफोर OTTs थिएटर्स के बाद फिल्में ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ्स के बाद सैटेलाइट पर आती थी। एंड ये काफ़ी अच्छा गैप है। इस रीज़न से लोग थिएटर भी जाया करते थे। बट आफ्टर OTT, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पैंडेमिक, थिएटर के बाद में फिल्में सीधा OTT पर जाती है। एंड ये गैप जो पहले मोर देन 3 मंथ्स का हुआ करता था वो अभी 1 से 2 मंथ पर आ चुका है। एंड इसके साथ में कुछ फिल्में डायरेक्ट टू OTT के लिए भी हैं जो कि पूरी तरह से थिएटर स्किप करती हैं। सो ऐसे में लोग कंफर्ट देखते हैं कि मूवी थिएटर में लगी है तो क्या थोड़े दिनों में OTT पर आ ही रही है, वही देख लेंगे। एंड लोग फिर मोस्टली इवेंट मूवीज़ के लिए भी थिएटर जाना पसंद करते हैं। ऐसे में फिर मेजर मूवीज़ का मेन सोर्स ऑफ इनकम OTT प्लेटफॉर्म्स ही बन चुके हैं। एंड अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अभी OTT फिल्मों की स्क्रिप्ट, कास्ट, डायरेक्टर्स, रिलीज डेट, बजट एटसेट्रा ये सब डिसाइड करते हैं, जिससे कि उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। एंड अगर OTTs इतने मेजर फैक्टर्स डिक्टेट कर रहे हैं तो ऐसे में क्रिएटर्स की वॉइस तो सेकेंडरी होनी ही है। जब इनिशियली OTTs आते थे तो ये स्मॉल बजटेड इंडी मूवीज़ के लिए एक बून माना गया था, क्योंकि लोग वहाँ पर ऐसे फिल्में अप्रिशिएट कर रहे थे। बट अभी OTTs का कॉन्टेंट भी गर्त में ही जा रहा है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉलीवुड पूरी तरह से फेल ही रहा है। लाइक 2023 वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर फॉर बॉलीवुड। एंड सीक्वल्स एंड हॉरर कॉमेडीज ने अच्छा वर्क किया है। बट द मेन प्रॉब्लम कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं है। लाइक अगर एक मूवी 1000 करोड़ कमा रही है तो आने वाले 2-3 महीने हर मूवी फ्लॉप हो रही है। हेल्दी स्टेट इज व्हेन मोस्टली एवरी मूवी इज डूइंग गुड बिजनेस। इन कंक्लूजन, बॉलीवुड का अगर बाउंस बैक करना है तो उनको न्यू एंड टैलेंटेड फेसेस, क्रिएटर्स, यूनिक एंड फ्रेश स्टोरीज और लो बजट मूवीज को मौका देना होगा। कुछ फिल्में नहीं चलेंगी बट कुछ तो क्लिक करेंगी ही ऑडियंस के साथ में। रेगुलर मसाला इवेंट मूवीज तो हमेशा बनेंगी एंड एक्शन मूवीज विल ऑलवेज बी ऑन टॉप। बट इसमें भी नोवेल्टी नीडेड है और इसके लिए बड़े बैनर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस को ही आगे आना होगा। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट्स। एंड लास्ट तक बने रहने के लिए अ हार्टफेल्ट थैंक यू।